नमस्कार दोस्तों, आईएएस अभ्यास के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सब मेरे साथ में पॉलिटी के जितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे डिटेल में कवर कर रहे हैं और आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है 3 टियर गवर्नमेंट। तो एग्जैक्टली 3 टियर गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है और 3rd टियर जो है उसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। अब तक हम लोग एक फेडरलिज्म वाला टॉपिक अपने वीडियोस में प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका एकदम सिंपल सा जो मीनिंग होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर से डिवाइड किए हुए हैं। अब 3rd टियर गवर्नमेंट जो है वो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में ये 3rd टियर स्ट्रक्चर लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें से अर्बन एरिया को रेगुलेट करने के लिए और रूरल एरिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित, अनअकैडमी का वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ। आप मेरे साथ में मेरे प्लस कोर्सेस में करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2 का इंटायर सब्जेक्ट, साइंस जैसी चीज़ें सीख सकते हो। इसी के अलावा आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो और ये स्लाइड्स वगैरह पाना चाहते हो तो अरविंदा UN टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मल्टीपल टाइम्स 20% ऑफ चल रहा होता है अरविंदा कोड पर, तो ARVINDA कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। एनीवेज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस पुणे डिस्ट्रिक्ट के एरिया को आप लोग देखिए हम लोगों को इसका अर्बन पार्ट, रूरल पार्ट, ये सब अपने को एकदम डिटेल में कवर करना है। बट मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसको आप लोग एकदम डिटेल में देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये पूरा एक पुणे का डिस्ट्रिक्ट है। जिस पुणे डिस्ट्रिक्ट की लगभग पॉपुलेशन अगर हम लोग बात करें तो 1 करोड़ के करीब में, मतलब 94.29 लाख्स के करीब में है। ये 2011 की पॉपुलेशन है, अभी 2022 चल रहा है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ ही होगा। तो ये एंटायर पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं 94 लाख। लेकिन इस पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने अलग अलग तहसील में डिवाइड किया हुआ है, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई उसे तहसील कहता है, कोई उसे तालुका कहता है, कोई उसको ब्लॉक भी कहता है, कोई उसे मंडल भी कहता है। तो आप कौन से स्टेट में बिलोंग करते हो उसके बेसिस पर इसका नाम डिफर कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट को आप तहसील में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे जुन्नर है, आंबेगाव है, खेड़ है, मावड़ है, शिरूर है, मुड़शी है, ये सब अलग अलग जो है वो हमारी तहसील है। और इन तहसील में भी जो पहले एक बहुत बड़ी तहसील हुआ करती थी वो है हवेली, और हवेली के अंदर का जो एरिया है वो मेजरली एक अर्बन एरिया है। अगेन आप लोग यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी या अर्बनाइजेशन के लेवल पर आप इसको देख करके समझ सकते हो कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन है। फिर सेकेंड हाईएस्ट जो अर्बनाइजेशन आपको दिखेगा वो सब हवेली के इन सब एरियाज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर मैं पुणे के एरिया को डिवाइड करूँ तो मैं पुणे के एरिया को अर्बन एरिया और देन रेस्ट ऑफ जितना भी एरिया है उसको हम रूरल एरिया में डिवाइड करेंगे। रूरल एरिया और अर्बन एरिया की डिमांड्स हमेशा अलग अलग होती हैं, इसलिए फिर इसके लिए गवर्निंग स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों को अलग बनाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि किस तरीके से पुणे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है। अगर मैं पूरे पुणे के डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रहा हूँ तो अगेन बता दूँ आपको, सबसे ऊपर में आपकी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में उसके नीचे हमारी तहसील है, और तहसील के नीचे हमारा इसके अंदर में छोटे छोटे विलेजेस आएंगे। ये हो गया पूरा का पूरा आपका रूरल कंपोनेंट। अगर अर्बन कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ये आपका हाईली अर्बन एरिया है, तो ये हो गया आपका अर्बन एरिया, और इनको गवर्न करने के आपके स्ट्रक्चर्स भी थोड़े से अलग अलग होंगे। बाय द वे, किन एरियाज़ को हम लोग अर्बन एरिया और रूरल एरिया कहते हैं, उसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन है क्या? तो यूजुअली जो सिटीज़ होती हैं, सबअब्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनको हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फार्मूला लगा करके रखा हुआ है जिसके अंतर्गत उन लोग किसी सिटी को अर्बन एरिया या किसी एरिया को अर्बन एरिया के तौर पर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उस एरिया को एक एक्ट से डिक्लेयर किया है कि ये हमारा अर्बन एरिया है, तो अगर स्टैच्यूट में, माने कि अगर लॉ में ही ऐसा लिखा है कि एक अर्बन एरिया है, तो उसको हम अर्बन एरिया कहेंगे। दूसरा जो है
वो है कि अगर ये 3 क्राइटेरियाज अगर आपके सेटिस्फाई होते हो, जैसे कि लगभग 5,000 की मिनिमम पॉपुलेशन है, 75% ऑफ या 75% से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो कि सर्विसेज हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो भी है। और लास्टली अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उसको हम लोग अर्बन एरिया कहेंगे। तो ये अर्बन एरिया का हमारा डेफिनेशन है। और बाकी ऑब्वियसली जो इन एरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली रूरल एरिया होता है। तो जो विलेजेस से भरा हुआ है, जो तहसील से भरा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा रूरल एरिया कहेंगे। रूरल एरिया में बहुत सारी आपको लैंड मिलेगी और ज़्यादा आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ब्रिजेस नहीं मिलेंगे। तो ये मेजरली एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर मेजरली डिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब आपको आगे के कंसेप्ट जो है वो समझ में आएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 3rd टियर गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था। जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, उसके अंदर में नहीं था। ये हम लोगों ने बाद में ऐड किया है। बाद में मतलब कब? ऑब्वियसली हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में आई हुई है। तो सर तब तक क्या हो रहा था? तब तक हम लोग देखें तो अलग अलग कमिटीज़ पर कमिटीज़ बनाई जा रही थी, जो रिकमेंडेशन दे रही थी कि किस तरीके से हम लोग हमारा 3rd टियर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस पर मल्टीपल कमिटीज़ आई थी। ये कमिटीज़ आपको आपके लक्ष्मीकांत के बुक में बहुत डिटेल में मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर इनका बस फ्लो बता दूँ कि सबसे पहली जो कमेटी आई थी वो बलवंत राय मेहता की कमेटी थी। जनवरी 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देन कम्स अशोक मेहता कमेटी, जो दिसंबर 1977 में इस्टेब्लिश की गई। इन सब ने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए और इन सब के रिकमेंडेशंस को कंसिडर करके फिर हमने फाइनली जो है वो हमारी 73rd और 74th अमेंडमेंट लाई थी। उसकी अगली जो कमेटी थी वो थी जीवी की राव कमेटी, जो 1985 की थी। एलएम सिंघवी कमेटी, जो 1986 की थी। थंगौन कमेटी 1988 की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नरहरि विष्णु गाडगिल, जिनकी 1988 की कमेटी थी, जिसके बेसिस पर हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट मेजरली बेस्ड है। तो अगर आप लोगों से सवाल किया गया तो या तो इनके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पर सवाल किया जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनल कौन सी कमेटी थी जिसके बेसिस पर हम लोगों ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाई थी। आपको उत्तर में देना है LNV गाडगिल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इसका कैसे हुआ? तो मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने, फॉर एग्जांपल राजीव गांधी गवर्नमेंट, उनके बाद में VP सिंह गवर्नमेंट, इन सब ने कोशिश की थी कि हम लोग 3rd टियर स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज कर दे और इसको हम लोग पूरी तरीके से ज्वाइन वगैरह करवा लें और हर एक स्टेट जो है इसको इसी तरीके से फॉलो भी करे। लेकिन फाइनली सक्सीड PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ही हुई। उन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके 73rd से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि रूरल एरिया को गवर्न करेंगे और 74th से अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि अर्बन एरियाज़ को गवर्न करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपका क्रिएट किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं विलेज एरिया में, दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगेन मैं आप सबको बता दूं, ये अब आपके रूरल एरियाज़ के लिए होगा। रूरल एरियाज़ में अगर आप सबसे नीचे जाएं, सबसे नीचे क्या होगा? सबसे नीचे का तो रूरल एरिया का स्ट्रक्चर वापस आपको एक बार याद दिलवा दूं। सबसे नीचे होते हैं आपके विलेजेस। विलेजेस के ऊपर में आपका होगा ब्लॉक या फिर जिसको आप लोग तहसील कह सकते हो, और उसके आगे जो है वो ऊपर होगा आप लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स पर गवर्न करने के लिए आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। विलेज लेवल पर गवर्न करने के लिए यहाँ पर विलेज में ही, या एक विलेज हो सकता है, मल्टीपल विलेजेस को मिक्स करके भी आप ग्राम पंचायत बना सकते हो। बाय द वे आप लोगों को बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे कंट्री में 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं और इनके लिए ग्राम पंचायत लगभग 2.5 लाख ही है। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर 2 या 2.5 गाँव के पीछे एक ग्राम पंचायत जो है वो आपको मिलेगा। तो ग्राम पंचायत, जिसको आप विलेज काउंसिल भी कहोगे, इसके अंदर में मेजरली हमारे सरपंच होते हैं। सरपंच के अलावा बाकी के आप लोगों के वार्ड पंच होते हैं, जो अलग अलग वार्ड से आपके आते हैं। वार्ड पंच है, किसी को कोई उसको उप पंच कहता है, उप सरपंच कहता है, तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिए हुए हैं।
और ये वाली जो इंस्टीट्यूशन है ये एंशंट टाइम से ही इंडिया में हमेशा से मौजूद है और उसी को हम लोगों ने पूरी तरीके से रिवाइव किया है। देखिए, ग्राम पंचायत के लेवल पर अगर हम लोग जाते हैं तो ग्राम पंचायत के ही लेवल पर आप लोग एक और टर्म जो सुनोगे वो होगा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इन दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या है? देखिए, ग्राम पंचायत अगर हम बात करें थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के टर्म्स में, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनका जो ऑफिस होता है उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहेंगे। तो जैसे यूनियन लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर हो गए, उसी तरीके से विलेज लेवल पर जो आपके गवर्निंग स्ट्रक्चर होगा उसको हम ग्राम पंचायत कहेंगे, जिसके अंदर में हमारे सरपंच है और बाकी के जो भी उप सरपंच या फिर आपके वार्ड पंच जो हैं वो इसके अंदर में इंक्लूडेड होंगे। प्लस जैसे एग्जीक्यूटिव को यूनियन लेवल पर सपोर्ट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होती है, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी सपोर्ट करने के लिए आपके ग्राम सचिव होते हैं। अगर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जिसको हम विलेज सेक्रेटरी वगैरह भी कह सकते हैं, तो आप पंचायत नाम की सीरीज़ जो कि आप लोगों को अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, तो वो देख सकते हो। उससे आपको और थोड़ी सी इसकी कल्पना जो है वो अच्छी आ जाएगी। तो एज आई सेड कि ग्राम पंचायत वाला जो पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट होता है, और वही अगर हम लोग ग्राम सभा की बात करें तो ये थोड़ा सा लेजिस्लेचर वाला पार्ट होता है। मतलब जैसे लोकसभा है या फिर जैसे विधानसभा है, उसी तरीके से ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा में कौन बैठे? ग्राम सभा में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि 18 साल के ऊपर का हर कोई एक व्यक्ति जो वोट देने के लायक है और उस विलेज की वोटर लिस्ट में उसका नाम मौजूद है या उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में उसका नाम मौजूद है, उन सभी लोगों को ऑटोमेटिक ग्राम सभा में आप लोग आ जाते हो। देखिए, ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शंस होंगे, लेकिन ग्राम सभा के लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आप ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हो, और इनका वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोकसभा का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को लेकर के है, दैट इज टू होल्ड देम अकाउंटेबल। सो दीज पीपल हु आर सिटिंग अंडर द ट्री, दीज आर लाइक पंच, आप लोग बात कर सकते हो, सरपंच है, बाकी आपके 4 वार्ड पंच यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो गाँव की पूरी जनता है, उसको हम लोग ग्राम सभा कहेंगे। और ग्राम सभा का काम है कि टाइम टू टाइम इनको आपने अकाउंटेबल ठहराना, इनसे पूछना कि आप लोगों ने जो काम किया है सही से किया है, नहीं किया है। ये सब काम आप लोग देखोगे ग्राम पंचायत लेवल पर होगा। तो ग्राम पंचायत लेवल पर आप लोग विलेजर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हो, उनका डेलिब्रेशन इंश्योर कर रहे हो। इसीलिए हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब से हम लोगों ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई है, तब से हम लोगों ने हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हुआ करता था, जहां पर आज तक लोग सिर्फ वोट करते थे और उसके बाद में उनका कोई काम नहीं हुआ करता था, उस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अब हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी एंड डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हमने उसको डेवलप कर लिया है। तो ग्राम पंचायत के बारे में आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन कम्स ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। अब ये पंचायत समिति कहाँ होगी? पंचायत समिति ऑब्वियसली ब्लॉक लेवल पर या फिर जो आपका तहसील लेवल है वहाँ पर आपको मिलेगी। इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मंडल परिषद इन आंध्रा, या फिर तालुका पंचायत इन गुजरात, या फिर मंडल पंचायत इन कर्नाटका। तो अलग अलग नाम इनके हो सकते हैं। इसका अगेन जो मेजर जो रूल है वो यही है कि इन सब ग्राम पंचायत के ऊपर में ध्यान रखना, प्लस अगेन इनको कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए तो वो सब हेल्प दिलवाना, और थोड़ा सा तहसील लेवल पर मेजरली ये बॉडी काम करती है। बट पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपका ज़िला परिषद लेवल का इलेक्शन, जो ज़िला परिषद की जो बॉडी है वो आपकी काम में आती है। इसको आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, मंडल परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत अलग अलग नाम से जानते हो, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ये एपेक्स बॉडी है। तो जो डायग्राम मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताई थी कि पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत या डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का काउंसिल बनेगा, जिसको आप लोग ज़िला परिषद भी कहते हो। उसके बाद में इंटरमीडिएट पंचायत, मतलब आप लोगों ने पंचायत समिति देखा, और इनके नीचे होगा विलेज पंचायत। अब इनके अलग अलग फंक्शंस और बाकी सब चीज़ें आज के लेक्चर के मैंडेट में नहीं है, तो हम लोग आगे इसके और डिटेल में अगला वीडियो इसी पर बनाएंगे कि इन लोग एग्जैक्टली और क्या क्या करते हैं। आज आप लोग मेरे साथ में स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगला स्ट्रक्चर अगर अब हम लोग देखें तो वो ऑब्वियसली अपने को अर्बन एरिया की तरफ में जाना है। और अर्बन एरिया की स्टडी क्यों हमको डिटेल में करनी है,
बिकॉज देखिए, हम लोग एक समय में मेजरली हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहा करती थी, लेकिन अब ये रूरल एरिया से सारी पॉपुलेशन हमारी जो है वो अब कम हो रही है और अर्बन एरिया में मेजरली माइग्रेट कर रही है। अभी अप्रॉक्सीमेटली रीसेंट डेटा के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 35% पॉपुलेशन अब अर्बन एरिया में रहती है और 65% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में रहती है। लेकिन यही नंबर आपके रिवर्स हो जाएंगे बाय 2045। 2045 के बाद में आप देखोगे कि हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी और 50% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहेगी, और ये ट्रेंड्स और आगे आपके इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ऑब्वियसली अर्बन स्ट्रक्चर हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो अर्बन स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी सिटी हैं और कितना आप लोगों की पॉपुलेशन है, क्या आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्क वगैरह वहाँ पर है, उसके बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी इनके बीच में हायरार्की नहीं है। हायरार्की का क्या मतलब है? जैसा हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखा तो सबसे नीचे हमारी ग्राम पंचायत थी, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं पंचायत समिति और उसके ऊपर में ज़िला परिषद थी। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में हायरार्की है। ग्राम पंचायत सबसे नीचे थी, लेकिन ये जो तीन बॉडीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें हायरार्की नहीं है। होगा क्या, ये सब अलग अलग एरिया पर डिपेंडिंग अपॉन कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अर्बन पॉपुलेशन कितना है, उसके बेसिस पर इन बॉडीज़ को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, पुणे जैसी जो सिटीज़ हैं, दिल्ली जैसी जो सिटी है, मुंबई जैसी जो सिटी है, हैदराबाद जैसी जो सिटीज़ हैं, ये सब बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। और ऐसी बड़ी सिटीज़ के लिए आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिनको हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, दे आर क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उनको इस्टेब्लिश जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है थ्रू देयर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब उधर के विधानसभा द्वारा इनको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम लोग देखें तो पुणे महानगर पालिका, अगर आप जाओ तो वहाँ पर आपको इस तरीके से पुणे महानगर पालिका दिखेगी और ये काफ़ी बड़ा होता है। इसके भी अगेन क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोग आगे किसी वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगला जो है वो है म्यूनिसिपल काउंसिल, और म्यूनिसिपल काउंसिल के अब बहुत सारे नाम हैं। कोई इसको नगर पालिका कहता है, कोई इसको नगर परिषद कहता है, कभी कभी इसी म्यूनिसिपल काउंसिल को म्यूनिसिपैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग ऐसा माना जाता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की यूजुअली पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला एरिया होगा। म्यूनिसिपल काउंसिल की पॉपुलेशन यूजुअली 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपको मिलेगी कि कौन से सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल, पुणे के ही पास में एक छोटी सिटी आती है जिसको हम लोग कह सकते हैं या टाउन कह सकते हैं, लोनावला। अब लोनावला की पॉपुलेशन पुणे जितनी तो नहीं है कि पुणे में सिर्फ अर्बन एरिया में ही लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों के हार्डली 10 लाख के नीचे ही यहाँ की पॉपुलेशन होगी, लेकिन 1 लाख से ज़रूर ऊपर है। यहाँ की बाकी एक्टिविटीज़ भी अगर हम लोग देखें तो सारी की सारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए फिर इन्होंने जो बनाई है लोनावला को गवर्न करने के लिए, वो है लोनावला नगर परिषद, या जिसको हम लोग कहेंगे लोनावला म्यूनिसिपल काउंसिल। देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ बॉडी जो कि होगी नगर पंचायत। यूजुअली इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे होती है, एक 12,000 से 40,000 के बीच में, या 12,000 से आप इवन 1 लाख तक बोल सकते हो। ये जो पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ होती हैं उसको हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल शिरडी, आप सबको पता ही होगा, शिरडी वाले साईं बाबा से काफ़ी फेमस है ये सिटी। तो शिरडी जो है, अगेन इनकी पॉपुलेशन कोई लोनावला जितनी भी नहीं है 1-1 लाख तक की। बस भक्तजन आते हैं यहाँ पर साईं बाबा के मंदिर में, अपना सर झुकाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं बस। बट उनकी जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट मोर देन 1 लाख। तो ये जो है वो थोड़ा सा रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म होने वाला जो है वो पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको नगर पंचायत नाम से जानते हैं। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एकदम डिटेल में कवर हो गए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे कि हमारा जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में आपको किस तरीके से दिखेगा करके। अगर हम लोग वापस बता दूँ आपको, अर्बन एरिया की बात करें तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके सिटी की साइज़ कितनी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके अलावा आप लोग म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पंचायत जैसी चीज़ें देखोगे।
रूरल एरिया में आप लोग गवर्न करने के लिए ऊपर सबसे पहले आप लोग ज़िला परिषद देखोगे, उसके नीचे आप पंचायत समिति देखोगे और उसके नीचे आप ग्राम पंचायत देखोगे, जो ग्राम पंचायत यहाँ की ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनके इश्यूज़ क्या हैं और इनके और डिटेल्स हम लोग किसी और अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को पसंद आया। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग और ऐसे वीडियोज़ लेकर के आएँ। और अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वी आर इनकरेज्ड एंड वी विल मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।